हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की ताकत क्या होता है, कितना क्या पावर होता है, उसकी वीटो शक्ति जो होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यदि इसमें कुछ समझ में आपको नहीं आता है, सारा चीज़ ऐसे तो समझ आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देख लीजिए, इससे आपको सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाए तो इससे रिलेटेड जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो पूछा गया क्वेश्चन है प्री में, वो फिर एमसीक्यू के फॉर्म में उसका कराऊंगा। ठीक है, तो करने की कोशिश किया जाएगा, ये कंप्लीट होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देख लीजिए, जो राष्ट्रपति जो है संविधान के भाग 5, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में संविधान, ठीक है, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति का एक कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो संघ की तो क्या है, भारत के संविधान की भाग 5 में क्या है, भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और कार्यपालिका में कौन कौन है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। ये शामिल होता है। ठीक है, कितने, 5। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सब क्या होते हैं, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है भारत राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारत राज्य का प्रमुख होता है और वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और क्या होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है, राज्य प्रमुख होता है और वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। साथ ही क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो चुनाव किस प्रकार होता है वो देखेंगे। ये जो है 2023 यूपीएससी में इससे रिलेटेड पूछा गया था प्री में क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो राष्ट्रपति का वर्णन किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जनता उसको क्या है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं, जो संसद या विधायक होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और वो भी क्या होता है, एकल संक्रमणीय द्वारा होता है। तो देख सकते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। तो क्या होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इस चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होते हैं, जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल कौन कौन शामिल होते हैं। तो उसमें जो शामिल होते हैं देख सकते हैं, निम्न लोग शामिल होते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो भारतीय रहते हैं, वो नहीं लेंगे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा में 12 वैसे लोग मनोनीत होते हैं जो कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति साहित्य इन लोगों का जो जानकारी होता है उसको क्या कहता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में 12 ऐसे लोग को। और लोकसभा में क्या करते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते हैं। तो वो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुन कर आते हैं, वो भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा, ठीक है, देख लीजिए, कुछ राज्य में राज्य विधानसभा तो होता ही है, साथ में क्या होता है, विधान परिषद भी होता है। तो विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं, क्या होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं ले सकते राज्य विधानसभा के। ठीक है, यानी कि राज्य के जो विधायक होते हैं वो लोग क्या होते हैं, भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देख लीजिए, दिल्ली पुडुचेरी, अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू और लद्दाख, इसको भी अलग अलग कर दिया। तो इसका भी जो होगा, जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी इसमें क्या होंगे, भाग लेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया होगा कौन कौन भाग लेंगे। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पे क्या है विधानसभा होता है वहाँ के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो कौन कौन भाग लेते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदन, राज्य विधान परिषदों, द्विसदनीय विधायक इस मामले में निर्वाचित मनोनीत दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो यही चीज़ जो बोलें क्या है, उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। आगे देखिए, जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो अगर यदि कोई सभा विघटित हो गई है, जिसे मान लेते हैं किसी संसद विघटित हो गया, ठीक है, लोकसभा विघटित हो गया, तो वहाँ का जो है जो सदस्य हो क्या होगा, निर्वाचन में भाग नहीं होगा। या फिर कोई राज्य में, जैसे कोई राज्य में जो सभा होता है, जैसे राज्यसभा, राज्य विधानसभा, वो विघटित हो गई है, तो उस राज्य के जो सदस्य हैं यानी कि जो विधायक होंगे उस क्या होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे विघटित हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो अगर यदि जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ, तो राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव होने से पहले अगर यदि उसका गठन फिर से नहीं हो गया है, ठीक है, नहीं हुआ है, तो क्या होगा, चुनाव में भाग नहीं लेगा। अगर विघटित हो गया है और क्या है पहले उसका विघटित हो गया है पहले ही और राष्ट्रपति के चुनाव तक उसका फिर से मतदान नहीं हुआ है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, आप देखें, हम संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। तो संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। तो इसको किस प्रकार से किया गया है, एक जैसे हर राज्य का अपना अपना क्या है, विधानमंडल, निर्वाचक मंडल है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो एमएलए की सीट होता है वो क्या होता है, एक निश्चित जनता, ठीक है, जनता की संख्या के आधार पर वहाँ पे क्या है, सीट का व्यवस्था बनाया जाता है, सीट उतने रखा जाता है। तो क्या है, सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व हो वो एक समान हो, इस प्रकार की व्यवस्था व्यवस्था किया गया है संविधान में। आगे देखते हैं हम लोग, साथ ही राज्यों के संघ के मध्य भी राज्यों के संघ के मध्य भी समानता हो। साथ ही क्या है, राज्य का जो है संघ के साथ भी क्या है, समानता हो, यानी कि संसद वगैरह। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे संसद की जो इसकी मतों की संख्या किस प्रकार निर्धारित होते हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। तो किसी राज्य का जो विधायक है, प्रत्येक विधायक का जो मत कितना होगा उसको निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा, उस राज्य में टोटल जनसंख्या जितना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उस राज्य में, ठीक है, एक विधायक की मत, ठीक है, एक विधायक की मत निकालना चाहेंगे तो एक एमएलए का मत बराबर क्या होगा, कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय उस राज्य में कितना विधानसभा है, ठीक है, यहाँ लिखा गया है कितना, निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य में कितना एमएलए होंगे, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एमएलए, ठीक है। तो उस राज्य में टोटल निर्वाचित सदस्य जितना है, यानी कि निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे, एमएलए होंगे। तो टोटल जो जनसंख्या है, राज्य की टोटल जनसंख्या को क्या किया जाएगा, एक एमएलए की मत कितना होता है उसको निकालने के लिए
उस राज्य की टोटल जनसंख्या को उस राज्य की टोटल निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए से भाग देने के बाद, ठीक है, भाग दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उतना से भाग देने के बाद उसको फिर अगेन क्या करता है, 1000 से डिवाइड किया जाता है सदस्यों, ठीक है। इसको देख लो, एमएलए इंटू 1000, जनसंख्या बाई टोटल एमएलए इंटू 1000, इससे डिवाइड करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एक एमएलए का वोट कितना होगा, मत कितना होगा, ठीक है, उसकी मूल्य क्या होगा वो निकाला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन अच्छा से ये नियर है। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। तो टोटल जितना जनसंख्या है उसको क्या है, उस राज्य की टोटल जो एमएलए होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसका और 1000 का मल्टीपल से उसको डिवाइड करके निकाला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि एक विधायक की, ठीक है, एक विधायक की या राज्य की एक निर्वाचित सदस्य का जो मत का मूल्य होता है वो कैसे निकाला जाता है, उस राज्य की टोटल जनसंख्या को उस राज्य की कुल एमएलए और 1000 का मल्टीपल से डिवाइड करके निकाला जाता है। अब सेकंड क्या है, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों की मूल्य को संसद के कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब संसद का एक मत का मूल्य निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सभी राज्य, ठीक है, सभी राज्य के एमएलए, ठीक है, सभी राज्य के एमएलए का मत बटा टोटल, ठीक है, टोटल संसद। तो इससे डिवाइड करके क्या निकाला जाता है, एक संसद का जो मत का मूल्य होगा वो निकाला जाता है। तो एक संसद का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, सभी राज्य का जो एमएलए है यानी कि निर्वाचित सदस्य का जितना वोट हो रहा है, टोटल जितना वोट होगा उसको टोटल संसद से डिवाइड करके निकाला जाता है, ठीक है, समझ में आया। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य की मतों की संख्या, तो संसद के जो प्रत्येक सदन का जो संसद की प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन यानी कि एक संसद की निर्वाचित होने की उसकी जो मत की संख्या कितना होगा, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य, तो जितना भी भारत में राज्य है उस सभी राज्य की जो विधायक है उसके मूल्य को संसद की कुल संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज़ लिखा हुआ है, डिवाइड में होगा, तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये एक संसद के मतदाता का मूल्य क्या होगा, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों की मतों की कुल संख्या बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, यानी कि टोटल क्या होगा, राज्य की जो सभी विधायक की मतों की कुल संख्या बाई जितना संसद है, टोटल संसद की संख्या से डिवाइड करके प्राप्त होता है। आगे बढ़े हम, देख सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। आगे इसके बारे में बताता हूँ, देखिए, अनुपातिक संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। तो क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। और किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए एक निश्चित मत प्राप्त करना पड़ता है, एक निश्चित भाग, ठीक है, जितना वोट डाल रहे हैं उसका एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। और ये मत क्या होता है, मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों के निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवार, तो जितना मत दिया जाएगा उसकी जो होगा जितना निर्वाचित होने वाले होंगे, यानी कि राष्ट्रपति का यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति एक ही उम्मीदवार होते हैं, यानी कि एक ही उम्मीदवार क्या होगा यहाँ पे निर्वाचित होगा, ठीक है, कुल वैध मतों को निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों यहाँ
यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होंगे, ठीक है। की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार होता है, जो कुल वैध मत है, जितना यानी कि वोट दिया जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, उसको राष्ट्रपति निर्वाचन एक ही राष्ट्रपति बनेगा, उसको एक जोड़ेंगे यानी कि 2, कुल वैध मत को 2 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, जो भागफल आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि आधा से एक ज़्यादा। मान लेते हैं 1000 अगर यदि वोट पड़ा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 होगा और प्लस का 1 करेंगे तो 501 इसको लाना पड़ेगा। अगर यदि कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचन होना चाहेगा तो उसको आधा से एक ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही जो है क्या है निर्वाचन राष्ट्रपति बनेगा। अगर यहाँ पे जैसे एकल संक्रमण मत द्वारा होता और यहाँ पे अगर यदि 2 प्रतिनिधित्व होता, ठीक है, 2 यहाँ पे क्या होता निर्वाचन होना चाहता 2 रहता, तो यहाँ पे क्या होता है उसको हम लोग 2 + 1 यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं यहाँ 12,000 रहता टोटल वोट, तो उसको 3 से डिवाइड करते तो 4 आता यानी कि 401 आता। लेकिन राष्ट्रपति का कंडीशन में एक ही राष्ट्रपति बनेगा, एक ही निर्वाचित होगा, तो उसको क्या होगा कुल वैध मत। यदि हम मान लिए 1000 कितना, अगर यदि कुल टोटल जो वोट पड़ रहा है कितना पड़ रहा है 1000 पड़ रहा है, तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा प्लस का 1 यानी कि 500 + 1 यानी कि 501, यानी कि कोई उम्मीदवार को अगर यदि राष्ट्रपति बनना है तो उसको कम से कम 501 वोट लाना पड़ेगा। और ये किस प्रकार अगले चुनाव होता है एकल संक्रमण मत द्वारा, ये हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पद दिया जाता है मतदाता को मतदान करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी उम्मीदवार रहेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, उसमें सभी को क्या है एक पत्र दिया जाता है, उसी में वो क्या करेंगे अपना निर्वाचन ये करेंगे। मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। तो जब क्या होगा उम्मीदवार, ठीक है, मतदान करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता देना पड़ेगा, किसको 1 नंबर देंगे, किसको 2, मतलब पहला किसको देंगे, जैसे 2, 3 मान लेते हैं ए बी सी ये 3 उम्मीदवार है। तो अगर यदि यहाँ पे 2 कैंडिडेट, ठीक है, 2 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, मान लेते हैं X Y, तो ये अपना जो फर्स्ट वरीयता इसको 1 दिया, इसको 3 दिया, इसको 2 दिया, उसी प्रकार ये देना चाहेगा, ठीक है, क्या देगा, इसको 2 दिया, इसको 1 दिया, इसको 3 दिया, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से वरीयता दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है वरीयता देगा। तो इसका आगे और थोड़ा सा देखते हैं, फिर समझाता हूँ कि इस प्रकार होगा। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार हो गए। तो इस प्रकार जो मतदान करने वाला होगा उतना ही वरीयता दे सकता है जितना उम्मीदवार है। जैसे यहाँ पे 3 हम लोग लिए थे ABC, तो कोई उम्मीदवार 3 ही वरीयता दे सकता है, 3 ही। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। तो फर्स्ट चरण में क्या होगा, जिसको प्रथम मिला है उसको गणना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, क्या देखें 1-1, यहाँ देख लीजिए A को 1 मिला है, B को 1 मिला है, यहाँ तो मिला ही नहीं, तो 1-1 जितना भी रहेगा उसकी गणना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। यानी कि निर्धारित मत, जैसे अभी देखें हाफ से एक ज़्यादा, ठीक है, हाफ से एक ज़्यादा, अगर यदि एक जो 1-1 का, जिसे फर्स्ट कंडीशन में क्या है, किसी को अगर यदि प्रथम वरीयता 1-1 सबसे अधिक मिला है और उसको क्या है, जैसे हाफ से एक ज़्यादा वोट उसको मिल गया, तो उसको क्या हो गया निर्वाचित घोषित हो जाता है। अन्यथा मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में हस्तांतरित
कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इसको देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखें, हम क्या देखें, निर्वाचन होने के लिए क्या है, A B C D हम मान लेते हैं 4 है, और यहाँ पे जो वोट दे रहे हैं, ठीक है, 3 ही लेके चलते हैं। वोट देने वाला क्या है, UVWX 4 है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 वोट दे सकता है। ठीक है, तो ये 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको, वरीयता देना है आगे में ये। फिर और एक जो है भी का यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3, 2 1 3। फिर और एक का आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, और एक का आ जाएगा 1 2 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ABC। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यू ने दिया 1 3 1 3 2, ठीक है, भी ने 2 3 1। तो यहाँ फर्स्ट टर्न में 1 वाला का यहाँ पे काउंट होगा, क्या होगा, 1 वाला का। तो यहाँ पे अगर यदि देखें आप, तो फर्स्ट टर्न में जो फर्स्ट वरीयता A को कितना मिला है, 1 2, ठीक है, 4 में से क्या है, 2 मिला है, और यहाँ पे हम देखें इसमें से ये दोनों को 1 1 मिला है, इसको भी 1 इसको भी। अगर यदि इसको 2 मिला है तो ये दोनों में से अगर यदि हाफ, जैसे हम लोग माने थे कितना, 1000 में से 1000 माने थे, तो 1000 टोटल वोट का मूल्य है, तो क्या होगा, 501 लाना होगा। अगर 501 ये जो मिला है, 2 मिला है, ठीक है, ये दोनों का मिल के अगर यदि इतना हो रहा है तो इसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अगर यदि नहीं हो रहा है तो इसका क्या करेगा, 1 वाला जो सबसे मिनिमम है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों का तो है। तो अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए बी का, ठीक है, बी को 1 मिला है, तो इसकी वोट को क्या कर दिया जाएगा, 1 वाला को रद्द कर दिया जाएगा। अब इसका 2 वाला वरीयता दिखा जाएगा। ठीक है, इसका जो वरीयता जो है, ठीक है, जो कौन, ये वाला में देखेंगे भी कौन सा यहाँ पे निर्वाचन है, भी, ठीक है, भी वोट डाला है 1, ठीक है, भी दिया है किसको, बी को 1 दिया है, तो इसको 1 को रद्द कर दिया जाएगा और भी का दूसरा पोजीशन देखा जाएगा। तो दूसरा पोजीशन भी जो दिया है, इसका 1 वाला तो क्या हो गया, एलिमिनेट, हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। जिसका आप देखेंगे दूसरा वरीयता, ठीक है, इसका फर्स्ट वरीयता का जो है फर्स्ट पोजीशन वाला बंद क्या है, सबसे कम आया है, इसलिए वो रद्द कर दिया गया, वो क्या कर दिया गया, 1 वरीयता हटा दिया गया। तो इसका सेकेंड वरीयता क्या है वो देखा जाएगा। तो सेकेंड वरीयता इसमें जो है 2 है, 2 किसको दिया है, ए को दिया है, और इसको पहले इसमें ऐड हो जाएगा, 1 1 इसका 1 था, तो इसका जो 2 है वो भी क्या होगा, ये रद्द हो गया फर्स्ट वाला, और इसका जो सेकेंड वरीयता है वो किस में चल जाएगा, ट्रांसफ़र होकर ये किस में माना जाएगा, 1 में माना जाएगा। तो ए को आप प्रथम वाला कितना हो गया, 3 हो गया ना, कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप देखा जाएगा कुल निर्धारित मत जो था उतना प्राप्त कर रहा है कि नहीं, यानी कि आधा से 1 ज़्यादा। तो अगर यदि प्राप्त कर रहा है तो ये क्या हो गया, निर्वाचित घोषित हो गया। और अगर यदि नहीं प्राप्त कर रहा है तो इसका फिर क्या होगा, सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखा जाता है इसी प्रकार, ठीक है, क्या देखा जाता, थर्ड वाला देखा जाता। तो इसको तो थर्ड मिला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार ये प्रोसेस क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, किस प्रकार से एकल स्थानांतरित किया जाता है, मतों का स्थानांतरित। अगर यदि कोई निर्धारित, ठीक है, कोई अगर यदि क्या है निर्धारित अगर वोट को प्राप्त करना है, नहीं करता है प्रथम चरण में, जो 1 सबसे ज़्यादा लाया है वो नहीं करता है, तो उसके बाद सेकंड द्वितीय चरण में क्या होता है, जो सबसे कम, ठीक है, जो सबसे कम लाया हुआ रहता है 1 वाला, ठीक है, 1 वाला देख सकते हैं यहाँ पे इसका और इसका 2 था, तो ये वाला क्या होगा जाता, हट जाता। और यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है किसको, यहाँ 1, तो इसका जो सेकंड वाला वरीयता देखा जाता है यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक्स जो है लास्ट वाला भी 1 इसको दिया है, तो इसका भी जो सेकंड वरीयता किस में गया है, सेकंड वरीयता इसको यहाँ गया है, यानी कि लास्ट में यहाँ 4 हो जाता है, इसका भी तो ये ट्रांसफ़र होकर 1 यहाँ आ जाता ना। तो अब ये क्या हो सकता, हो सके इसका
जितना निर्धारित वोट होता है वो प्राप्त कर ले, हाफ से ज़्यादा, क्योंकि इस भी 1 दिया है और इसका सेकेंड वरीयता जो x है उसके सेकेंड वरीयता किसको दिया है, a को दिया है। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, a से 1 से ट्रांसफ़र होकर ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा 2 से ट्रांसफ़र होकर, क्योंकि इसका 1 रद्द कर दिया गया। इस प्रकार निर्वाचित होता है, वोट का काउंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा उसकी जांच और फैसला उच्चतम न्यायालय होता है, और उसका निर्णय जो होता है वो क्या होता है, अंतिम होता है, उसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो उसके चुनाव को इस आधार पर क्या है, चुनौती नहीं दिया जा सकता कि उसमें जो है निर्वाचक मंडल में जो सदस्य की संख्या पूरी नहीं है, यानी कि निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर, तो निर्वाचक मंडल में क्या होता है, कहीं पे कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल वगैरह का क्या होगा, कंप्लीट वहाँ विघटित हो गया होगा, तो सदस्य क्या होगा, अपूर्ण होगा। तो उस आधार पर क्या है, इसके चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। देख लीजिए, ये भी पूछा गया है। ठीक है, अगर यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय क्या करता है, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को, उसको अगर यदि राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है या उसकी नियुक्ति को क्या है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। अगर यदि उसकी नियुक्ति उसको वो नियुक्त नहीं हो सकता राष्ट्रपति के रूप में, अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व, उच्चतम न्यायालय की जो घोषणा होता है उससे पूर्व उसके द्वारा जो कार्य किए गए होते हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे और प्रभावी बने रहेंगे। तो ये जो है अवैध घोषित करता है, ठीक है, निर्वाचित होने के लिए अवैध घोषित करता है। जब उच्चतम न्यायालय नियुक्त को अवैध घोषित करता है, उसके बाद उसके द्वारा जो कार्य किया जाएंगे वो अवैध घोषित होगा, ना कि जब उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित किया उससे पहले वाला कार्य क्या होगा, अवैध नहीं होंगे, यानी कि वैध होंगे। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित करता है उच्चतम न्यायालय, तो उसकी घोषणा से पूर्व जो कार्य किए रहेंगे वो सारा कार्य क्या होगा, वैध होंगे और प्रभावी रहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया तथा प्रत्येक चुनाव का प्रस्ताव किया था। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है उसका कुछ लोग क्या है, आलोचना किया था और इसको प्रत्येक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ठीक है, हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना। लेकिन संविधान को जो निर्माता था उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुना। इसका क्या कारण था, क्यों चुना गया, वो हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ये सद्भाव है, ठीक है, सद्भाव रखता है, ठीक है, जो भारत की जो है संसदीय व्यवस्था है उसके साथ क्या है, सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है, केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है और मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो मुख्य शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल होता है उस पर शक्तियाँ निहित होती है, और ये केवल क्या होता है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यहाँ एक अव्यवस्था होती यदि राष्ट्रपति का प्रत्येक चुनाव होता और उसे वास्तविक शक्तियाँ न दी जाती। तो इस प्रकार अगर यदि राष्ट्रपति का प्रत्येक चुनाव होता और उसको वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी जाती तो ये क्या होता, अव्यवस्था हो जाती, क्योंकि इसके प्रत्येक चुनाव हो रहा है और उसको शक्ति नहीं दी जाएगी, तो ये अव्यवस्था हो जाती। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव को रखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को शक्ति दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाता, अव्यवस्था हो जाता, क्योंकि इसके प्रत्येक चुनाव हो और उसको शक्ति नहीं दिया जाए, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव रखा गया राष्ट्रपति के चुनाव को। सेकंड देखते हैं, एक विस्तृत निर्वाचक गुण को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्येक चुनाव अत्यधिक खर्चीला था। तो भारत में क्या है, एक विस्तृत निर्वाचक गुण होने के कारण क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्चा होता, ठीक है।
तथा समय व ऊर्जा का व्यय होता है। साथ ही क्या होता है, समय नष्ट होता है और ऊर्जा का भी व्यय होता, अपव्यय होता है। ठीक है, यह देखते हुए कि वह एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा करना संभव नहीं। तो यह देखते हुए वो केवल क्या है, प्रतीकात्मक है, नाम मात्र के लिए है, ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। तो जो संविधान सभा के कुछ सदस्य थे उन्होंने सुझाव दिए थे कि केवल दोनों से, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन संविधान निर्माता ने इसे प्राथमिकता नहीं दी। क्यों नहीं दी, देखते हैं। क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा। तो संसद में क्या होता है, एक दल की क्या होता है, प्रतिनिधित्व अधिक होता है, बहुमत होता है। तो क्या होगा, वो दल जो होगा उसी को राष्ट्रपति चुनेगा, और ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अभी जैसे देख सकते हैं, अभी क्या है, बीजेपी का जो है संसद में बहुमत है, तो वो जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे वही बना सकते हैं। और जैसे हुआ भी, द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित किया और वही क्या होगी, राष्ट्रपति बन गई, क्योंकि अधिकतर जो है स्टेट में भी बीजेपी का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार अगर होता तो पूरे भारत, राष्ट्रपति जो होता भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है, संविधान निर्माताओं ने यदि केंद्र में यदि किसी पार्टी का बहुमत हो तो राज्य में नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार नहीं हो। इसलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें क्या होता है, राज्य की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यदि केंद्र में एक ही पार्टी बहुमत में हो तो इसे ये संभावना नहीं होता है कि उसी पार्टी का कोई उसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा नाम रखा गया जो कैंडिडेट होगा वही राष्ट्रपति बने, ऐसे पॉसिबल कम होता है, क्योंकि राज्य में यदि उसका बहुमत नहीं होगा उस पार्टी का तो इसे पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं हम। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। ये देख लीजिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग किया गया ये गलत है, बोला गया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग दो अथवा दो से अधिक स्थान भरने में होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक स्थान को भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है, बेहतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता। तो देख लीजिए, इसमें क्या है, यदि दो या दो से अधिक भरा जाता तो इसको क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोला जाता है। तो राष्ट्रपति का केवल एक ही पद भरा जाता है, एक ही निर्वाचित होता है। इसलिए यदि इसको बेहतर होता कि प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता। इसी प्रकार एकल संक्रमण मत के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई कि किसी भी मतदाता का मत एकल ना होकर बहुसंख्यक होता है। तो देख लीजिए, एकल संक्रमण मत, तो यहाँ हम लोग देखें अभी क्या है, जो उम्मीदवार होता है उस सभी को वोट देता है, अपना वरीयता देता है 1 2 3 4 और वो ट्रांसफर होता है। तो ये क्या होता है, एकल संक्रमण मत नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बहुसंख्यक हो रहा है। इस प्रकार आलोचना किया गया था। ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, ये क्या था हम लोग का, राष्ट्रपति से निर्वाचन से रिलेटेड। तो इसका जो है MCQ मैं लास्ट में दूंगा या तो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आई होप को समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब इसे आगे स्टार्ट करूँगा तो वो कोशिश करूँगा कि उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अगर यदि कोई चीज़ डाउट हो तो आप, ठीक है, कमेंट क्या कीजिएगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, अर्हता, शपथ एवं सत्य। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए, मतलब उसको क्या क्या चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, उसका शपथ क्या है, शर्त क्या है। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता है, तो राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता क्या क्या उसको, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए व्यक्ति के निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। यानी कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए उसमें,
वो देखते हैं, वह भारत का नागरिक हो, यह आता है, देख लीजिए भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जन्म से भारत का नागरिक हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है, जो बाद में भी भारत का नागरिक लिया है तो भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। कोई अगर यदि दूसरा राज्य के पहले नागरिक था और वो आके क्या है भारत का नागरिक बन गया है, भारत में रहता है, तो क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। जन्म से हो ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष आयु हो चुका होना चाहिए उसका। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, यानी कि वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता धारण करना चाहिए। 4 नंबर, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में वह 4 नंबर देखते हैं, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता, इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। तो लाभ के पद पर, ठीक है, नहीं होना चाहिए कोई, अगर यदि राष्ट्रपति का निर्वाचक होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है, चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या होना चाहिए, किसी लाभ का पद में नहीं होना चाहिए, किसी संघ, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण में किसी भी सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ का पद में नहीं होना चाहिए। और लाभ का पद देख लीजिए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और किसी राज्य का राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य की राज्यपाल और किसी राज्य या केंद्र, ठीक है, केंद्र का मंत्री हो, तो क्या होता है, लाभ का पद में नहीं माना जाता उसको, और वो क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हक उम्मीदवार हो सकता है, यानी कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर यदि कोई मंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है, तो क्या है, वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। और कोई अगर यदि गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है तो उसको लाभ का पद माना जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय। तो अगर यदि कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ने, नामांकन करने से पहले उसको जो समर्थन देने वाला क्या होता चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन, यानी कि उसको 50 जो उम्मीदवार, जो मतदाता होगा वो प्रस्ताव देगा और 50 क्या होगा, उसका अनुमोदन करेगा, हाँ, कि ये लड़ सकता है या उम्मीदवार बन सकता है, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। और ये तो देख लीजिए क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि 100 जो मतदाता है, जो एमएलए हो गया, ठीक है, संसद हो गया, उसका क्या है 100 जो होगा वो क्या होगा, उसका सपोर्ट देगा, तब जाके वो कोई उम्मीदवार क्या है अपना नामांकन भर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और अगर यदि वो नामांकन भरता है अपना नाम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में रखेगा। और अगर यदि ये कुल जो डाले गए मत होगा उसका 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है, टोटल जितना जो वोट डाला जाएगा उसका 1/6 भाग, ठीक है, डालने में असमर्थ रहेगा, तो अगर मान लेते हैं 600 वोट डाला जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 600/6 यानी कि 100 वोट प्राप्त करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो यह राशि जो रिजर्व बैंक में जमानत रखेगा वो क्या होगा, जब्त हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। और अगर यदि 1/6 भाग से अधिक लाता है तो इसको रिटर्न मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी। तो 1997 से पूर्व जो ये 50-50 कर दिया गया, वो कितना था, 10-10 अनुमोदक और प्रस्तावक 10-10 थी, तथा जमानत राशि 2,500 थी। 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते। तो 1997 में इसे बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि जो उम्मीदवार गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं उसको हतोत्साहित किया जाए, यानी कि वो इस पर भाग ना ले, नामांकन ना करे, इसलिए। आगे देखें, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है, इसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है।
राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। 2 नंबर, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक है, तो क्या है देख लीजिए, श्रद्धापूर्वक, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का पद का कार्यपालन करूंगा। दूसरा है संविधान और विधि की परीक्षण, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। देख लीजिए क्या करेगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। नेक्स्ट 3 नंबर, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये देख लीजिए 3 चीज। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके अनुपस्थिति में वरिष्ठ, ठीक है, व उसके अनुपस्थिति में, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है वो क्या जाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, या फिर उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए, ठीक है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। तो अगर यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका जो पद को क्या होता है, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो क्या करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। तो उसको भी इसी प्रकार का शपथ लेना पड़ता है जिस प्रकार राष्ट्रपति लेते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्त होता है राष्ट्रपति के पद के लिए, वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होता है। तो देख लीजिए, अगर यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है, ठीक है, निर्वाचित होगा, तो उसे क्या होगा, राष्ट्रपति का किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा या तो किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर यदि ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, निर्वाचित होता है, तो उसको पद ग्रहण करने के पूर्व, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण शपथ लेगा उससे पूर्व ही क्या करेगा, उसका सदस्यता छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा था, पद ग्रहण करने के 6 महीने के बाद पद त्याग करना होगा, ठीक है, पद ग्रहण करने से पूर्व त्याग करना होगा। इस प्रकार का क्या है, क्वेश्चन आया हुआ था। तो देख लीजिए, ये क्या है, पद ग्रहण, यानी कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व ही उसको त्यागपत्र देना होगा उस सदन से, ठीक है, जो सदन में वो सदस्य हैं, ना कि 6 महीने के बाद। तो इसे क्वेश्चन पूछ चुका है, ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर, वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण नहीं करेगा। तो अगर यदि वो राष्ट्रपति बनता है तो किसी और अन्य पद का धारण नहीं करेगा। 3 नंबर, उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन आवंटित किया जाता है। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होता है। संसद द्वारा जो निर्धारित उपलब्धि होते हैं वो भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, उसका जो वेतन वगैरह कौन निर्धारित करता है, तो वो संसद निर्धारित करता है। उसके उपलब्धि, भत्ते, ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति के उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार कौन निर्धारित करते हैं, तो वो संसद निर्धारित करते हैं। कौन, संसद। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो उसकी जो उपलब्धियां है, भत्ते है, उसका पद में रहते हुए कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। 2008 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह तथा पेंशन उसके मासिक वेतन की आधी प्रतिमाह कर दिया। तो 2008 में क्या है, उसका जो वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। और उसकी जो, अगर यदि वो रिटायर होता तो उसको पेंशन जितना वेतन है उसका आधा कर दिया गया। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास,
तो जो रिटायर होता है उसको क्या है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है उसको पूर्ण सुसज्जित आवास दिया जाता है, फ़ोन की सुविधा दिया जाता है, कार दिया जाता है, चिकित्सा सुविधा दिया जाता है, यात्रा सुविधा दिया जाता है, सचिवालयन स्टाफ यानी कि एक स्टाफ दिया जाएगा, और साथ में क्या है 60,000 रुपये प्रति वर्ष तक कार्यालय खर्च, 60,000 रुपये प्रति वर्ष क्या है कार्यालय के खर्च के लिए दिया जाता है। और अगर यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है, तो निधन के बाद उसके जो पति या पत्नी, अगर यदि क्या है कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी को, और महिला है तो उसके पति को क्या होगा, को परिवार पेंशन मिलती है। परिवार पेंशन मिलती है जो राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधे होते हैं। राष्ट्रपति को जितना पेंशन मिलता था उसका आधा होगा उसका पति या पत्नी को मिलेगा। इसके अलावा उन्हें पूर्व सुसज्जित आवास, फ़ोन की सुविधा, कार की चिकित्सा, तो ये सब जो राष्ट्रपति को मिलता है रिटायर होने के बाद, वही सुविधा इसको भी दिया जाएगा, बस उसमें पेंशन में आधा कर दिया जाएगा। ठीक है। सचिवालय स्टाफ एवं 12,000 रुपये, वहाँ पे 60,000 रुपये मिलता है राष्ट्रपति को, उसकी जो परिवार का होगा यानी कि पति या पत्नी होगा उसको क्या है 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कार्यालय में खर्च मिलेगा। कितना, 12,000 रुपये उसको मिलेगा। राष्ट्रपति को अनेक विशेष अधिकार भी प्राप्त है। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त है। तो इसका विशेष अधिकार है राष्ट्रपति का कि वो जो है उसकी जो कार्यकारिक अधिकारी है, ठीक है, उन्मुक्त है, यानी कि वो मुक्त है। ठीक है। राष्ट्रपति को अनेक विशेष अधिकार भी प्राप्त है। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्त है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उसके जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर उस पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्त होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत से भी। तो वो जो कार्यकाल में रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति कार्यकाल में रहेंगे, उसकी जो आपराधिक कार्यवाही से, वो किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही है, किसी प्रकार का अपराध किए हैं तो उसे क्या होगा, उन्मुक्त होगा, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अगर यदि व्यक्तिगत कृत है तो भी उस पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है उसकी पद की अवधि में, लेकिन पद खत्म होने पर, रिटायर होने के बाद उसमें कर सकता है। ठीक है। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। तो क्या है, अगर यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता लेकिन उस पर क्या है निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। वो क्या, 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा और उस पर जो निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। पद अवधि, महाभियोग व पद रिक्तता, किस प्रकार उसका पद रिक्तता होता है। राष्ट्रपति की पद अवधि, उसका पद अवधि कितना होता है, हम जानते हैं 5 साल का होता है। राष्ट्रपति की पद अवधि उसके उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। देख लीजिए, पद धारण करने की तिथि से, ना कि निर्वाचित होने की तिथि से। ये भी पूछता है, निर्वाचित होने से वो 5 वर्ष नहीं होता। कब से होता है, जब वो पद धारण करता है, जब शपथ लेता है उस टाइम से। ठीक है। उस तिथि से क्या है, अगला 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति का पद धारण करता है। हालांकि वह अपनी पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पद धारण करने के समय से 5 वर्ष तक वो पद धारण कर सकता है। अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, या फिर उसको महाभियोग चलाकर उससे पहले, अगर यदि संसद को लगे, ठीक है, वो संवैधानिक क्या है कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, महाभियोग चलाकर उसको हटा सकते हैं। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है। उसका 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा किसी राष्ट्रपति का, और उसका जो अगला उत्तराधिकारी होगा, मतलब जो न्यू राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव नहीं हुआ होगा, वो पद धारण नहीं करेगा। तब तक वो क्या होगा, अपना पद पर बना रहेगा, जब तक कि नया राष्ट्रपति वहाँ पे पद धारण शपथ ना ले ले, तब तक 5 वर्ष के बाद भी वो क्या होता है, राष्ट्रपति के पद धारण किए रहता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है, वह कितने भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो एक राष्ट्रपति जो है भारत में पुनः निर्वाचित, फिर से वो क्या सकता है, चुनाव लड़ सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। वो कितनी भी बार भी भारत में निर्वाचित हो सकती है, ऐसी सुविधा है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति चुनाव, मतलब 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ये कई बार भी बन सकता है, ऐसी किया गया है संविधान में व्यवस्था। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग
कर उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है। इसका प्रोसेस क्या है देखते हैं। हालांकि संविधान उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन संविधान ने जो संविधान का उल्लंघन शब्द है उसको परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदन आरोप लगा रहा है तो उसका जो 1/4 सदस्य है उसका क्या हो सकता है, हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, जो क्या हो रहा है, आरोप लगा रहा है, महाभियोग का आरोप लगा रहा है जिस सदन, उस सदन के सदस्यों का 1/4 भाग का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा महाभियोग चलाने से पहले। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा क्या होगा, बहुमत से 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो जिस सदन से क्या है महाभियोग का आरोप लगाया जा रहा है वहाँ से 1/4 सदस्य, उस सदन का 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए और उसको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले भेज देना चाहिए। ठीक है, नोटिस भेज देना चाहिए राष्ट्रपति को और उस सभा से 2/3 बहुमत से पारित करा के उस जो नोटिस है, उस जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको 2/3 प्रस्ताव से पारित करा कर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा में ये आरोप उठाया गया है महाभियोग का तो उसको 2/3 बहुमत से पारित करके लोकसभा में भेज दिया जाएगा और अगर यदि लोकसभा में प्रस्ताव पास किया गया है तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, जिससे इन आरोपों की जांच करनी होती है। तो जिस सदन में भेजा जाएगा उसको इस आरोप की जांच करनी होती है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने का, अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति इसमें उपस्थित हो सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करा सकते हैं। यदि दूसरे सदन इन आरोपों को सही पता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, दूसरा सदन भी इसको सही पता है और 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होता है। तो अगर यदि कोई एक सदन अगर यदि महाभियोग का प्रस्ताव, ठीक है, प्रारंभ करता है और उसको 1/4 उसकी सदस्य का 1/4 हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास नोटिस भेज देता है और अपने सदन से 2/3 बहुमत से उसको प्रस्तावित पास कराकर उसको क्या करता है, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन को ये जो सही है कि नहीं दोष, उसको जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। वो अगर यदि उस जांच में सही पता है, उसमें राष्ट्रपति को भी उपस्थित होने की अनुमति होता है। अगर यदि सही पता है जांच में तो फिर क्या होगा, और वो भी क्या करता है, उसको 2/3 से पास करता है, 2/3 बहुमत से उसको क्या करता है, पारित करता है, तो राष्ट्रपति को, ठीक है, पद से हटना होगा। तो इस प्रकार दोनों सदन से अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार जो है किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग चलाकर। ठीक है, जो क्या है, संसद का एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान योग्य हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के, ठीक है, 12 सदस्य राज्यसभा के और 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन थे लोकसभा में नामित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, महाभियोग में भाग ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित व विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में प्रस्ताव में भाग नहीं। तो जो राज्य विधानसभा, ठीक है, और जो दिल्ली पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। तो अभी तक क्या है, कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति की पद की रिक्तता, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की पद किस प्रकार रिक्त होता है, किस प्रकार खाली होते हैं। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसका MCQ आएगा, जो क्या होगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, स्टेट PCS या UPSC में पूछे गए होंगे इसी टॉपिक से, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने, देख लो 5 वर्ष पूरा हो गया है, उसके त्याग पद देने से, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने, अभी देखें महाभियोग से उसको हटाया जाता है तब, या फिर उसके मृत्यु पर, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक ना हो अथवा निर्वाचन अवैध हो, यानी कि अगर वो क्या होगा, अर्हक न हो तो क्या होगा,
हाईकोर्ट उसको, उच्चतम न्यायालय क्या करता है, उसको अवैध घोषित कर देता है। तो इस प्रकार उसका जो पद है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ये 5 टाइप से हम लोग देखें, ठीक है, किस प्रकार उसका पद रिक्त होता है। यदि पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। अगर यदि क्या है, कार्यकाल पूरा होने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला है तो उसको जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अगर चुनाव में किसी कारण देरी हो रहा है तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो अपना पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के उपरांत भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राज्यभार ग्रहण ना कर ले। ये तो हम पहले भी देख सकते हैं ना, जो उसका उत्तराधिकारी होगा कार्यभार ग्रहण ना कर ले तब तक वो अपना पद पर बना रह सकता है। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के ना होने पर पद रिक्त होने से शासनांतरण से बचने के लिए किया। तो संविधान ने यह व्यवस्था जो किया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त ना हो, ठीक है, रिक्त होने से जो शासनांतरण है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे शासन चलता है, तो शासनांतरण से बचने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था दी है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वो ही जो राष्ट्रपति है वो क्या है, नया चुनाव नहीं हुआ था, वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा जब तक नया उम्मीदवार निर्वाचित जो होगा वो उसमें कार्यकाल ग्रहण ना कर ले। तो इसमें क्या होता है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यकाल, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना पड़ता है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी अन्य कारण से रिक्त हो तो राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर भरना चाहिए। तो अगर यदि उसकी मृत्यु हो जाता है, त्यागपत्र देता है या निष्कासन महाभियोग द्वारा होता है तो उसकी जो रिक्त होने की तिथि से 6 महीना के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। और इस प्रकार जो नया राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो जब अपना शपथ ग्रहण करेगा उस तिथि से अगले 5 वर्ष तक फिर वो राष्ट्रपति बनेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो देख लीजिए, इसकी मृत्यु हो जाता है, त्यागपत्र देता है, निष्कासन होता है, तो उसकी जगह पर क्या है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो अगर यदि खाली हो जाता बीमार या मृत्यु या निष्कासन के कारण, तब भी उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति का कार्य करेगा, ठीक है। और अगर यदि वो बीमार है राष्ट्रपति या अनुपस्थित है किसी कारण से तो उसकी अनुपस्थित तक वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, ठीक है, जब तक वो पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक। और इससे में क्या होता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति का अगर यदि पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। अगर उसका भी पद खाली हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है तथा वह संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियाँ भांति व विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। तो अगर यदि क्या है, उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश अगर यदि क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यवाहक कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ उपलब्धियाँ मिलता है, विशेष भत्ता वगैरह मिलता है, वो सारा उसको मिलेगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्य, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ है, क्या कर्तव्य है, उसकी जो वीटो शक्ति है, ठीक है, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर यदि कोई समझ में नहीं आया यहाँ से कोई टॉपिक किसी चीज़ तो उसमें कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में फिर से बता दिया जाएगा जब ये नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह से रिलेटेड। तो आप अवश्य कमेंट कीजिए और इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। PDF मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। तो PDF चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा। और साथ ही क्या है, आपको ये किस प्रकार
लगा वीडियो, अच्छी लगा या नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं, इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा और इसका MCQ भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही। और अगर यदि इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो टॉपर्स कॉपीज वीडियो वगैरह भी इस चैनल से में है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।